बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 8 को, और एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें ना लीड टाइम के बारे में थोड़ी बहुत कोई प्रोबेबिलिटीज वगैरह गिवन थी, और उनको बेस बनाकर हम लोगों ने बफर स्टॉक और साथ में कैलकुलेट किया था रीऑर्डर लेवल। आई होप कि वो बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज हम लोग इंशाल्लाह अपनी इन तमाम कम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लेंगे, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग न्यू चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, अगर यहाँ पर देखें तो बेसिकली कोई इतनी मुश्किल एग्जाम्पल आपके पास नहीं थी, इजी एग्जाम्पल थी, आप इसको इजीली हैंडल भी कर सकते थे। इसमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना इसकी, तो आप लोग देखिए इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। लिस्ट एनी 4 सिचुएशंस in which EOQ model for determining optimal level of stocks becomes invalid। बेसिकली EOQ की लिमिटेशन पूछ रहा है, लेकिन उस लिमिटेशन को देखें उसने कैसे घुमा के पूछा है ना। ये वही पॉइंट है जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। EOQ मॉडल कब इनवैलिड हो जाता है? सबसे बड़ी बात, जब आपका सप्लायर आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं, तो हम लोग EOQ लेवल पे नहीं रहते थे। हम ये देखते थे कि अगर डिस्काउंट ज्यादा अट्रैक्टिव है हमारे लिए, हम डिस्काउंटेड प्राइस के अवेल करने के लिए हम लोग उस क्वांटिटी के ऊपर चले जाते थे, तो EOQ को हम छोड़ देते थे। फिर जो जो आपकी EOQ की अजम्पशंस हैं वही उसकी लिमिटेशंस बन जाती हैं, वही उसके लिए EOQ को इनवैलिड कर देती हैं। जैसा कि उसकी अजम्पशन क्या थी कि एनुअल डिमांड आपके पास कांस्टेंट रहेगी, जबकि इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। हम लोग एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर रहे होते हैं हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ऐसे ही था ना। लेकिन जब आपके पास कंजम्पशन इवनली ना हो, मतलब अप डाउन आ रहे हो, तब एवरेज इन्वेंट्री इस तरह से कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट का कांस्टेंट ना रहना, होल्डिंग कॉस्ट का कांस्टेंट ना रहना, ये भी आप लोगों के पास EOQ की लिमिटेशंस आ जाती हैं। अब जहां पर भी देखें तो इसने कुछ ऐसी बातें की हुई हैं। मैंने आपसे कहा था कि 3 लिमिटेशन तो आप EOQ के फार्मूले से उठाओ। एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट का कांस्टेंट ना रहना, जबकि अजम्पशन में उसने इन तीनों को कांस्टेंट लेकर EOQ मॉडल बनाया था। तो आप कह दो कि ये कांस्टेंट नहीं रह सकते इन प्रैक्टिकल नॉट, तो ये इसकी लिमिटेशन। चौथी लिमिटेशन, उसने कहा था परचेज प्राइस को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, मतलब बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट्स को हम लोग नहीं देख रहे, जबकि इन रियलिटी बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो वो उसकी चौथी लिमिटेशन हो गई हमारे पास। अब यहां देखें, द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट कांस्टेंट, तो इजीली इसका आंसर किया जा सकता था स्टॉक is not consumed at a constant rate throughout the period, due to which average inventory is not equal to half of the order quantity। अब जब हमने कहा था कि ये कांस्टेंट होता है इसकी कंजम्पशन, तो हम लोग एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्डर क्वांटिटी का हाफ। कहता है जब ये कांस्टेंट नहीं रहता तो फिर एवरेज इन्वेंटरी इस तरह से हमारे पास नहीं आती। तो ये एक इसकी लिमिटेशन हो गई है। द कॉस्ट पर ऑर्डर इज नॉट कांस्टेंट एंड देयर आर क्वांटिटी डिस्काउंट्स अवेलेबल। आई होप कि ये चारों क्लियर है। क्लियर? अच्छा, बी पार्ट इसका थोड़ा सा समझने वाला था, हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ी कोई वो नहीं थी कि हम लोगों ने कुछ चीजें सॉल्व ना की हुई हो, बहुत सिंपल सा था। कहते हैं डिटरमिन द परचेज ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ T3 ऑफर्ड बाय द सप्लायर्स एट विच JL's कॉस्ट वुड बी मिनिमाइज्ड। अब यहां पर हमें बताया गया जुमार लिमिटेड purchased raw material T3 for its product DBO on a quarterly basis as per the requirement of the production department। अब ये जो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है वो तो साल में कितनी मरतबा करता होगा? तो 4 मरतबा उसने ऑर्डर करना है। ओके, नंबर ऑफ ऑर्डर उसके 4 होंगे। क्लियर? अच्छा, फिर देखो, कहते हैं द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू रिवाइज द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर फॉर T3। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस रिकॉर्ड। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ DBO इज 19,000 units, then each unit of DBO requires 1 kilograms of T3 which is, तो भाई अगर 1 किलोग्राम T3 चाहिए तो 19,000 यूनिट्स बनाने के लिए आपको T3 कितना चाहिए? 19,000 किलोग्राम ही चाहिए। बात क्लियर? लेकिन उस टाइम जब किसी किस्म का कोई लॉस ना हो रहा हो,
तब तो 19,000 किलोग्राम ही चाहिए। लेकिन साथ में उसने क्या कहा, कहते हैं विच इज द रिजल्टेंट क्वांटिटी आफ्टर नॉर्मल लॉस ऑफ 5%। कहते हैं इसमें नॉर्मल लॉस भी है 5% का। तो आपको 19,000 किलोग्राम चाहिए, आप ऑर्डर 19,000 का नहीं करेंगे। तो ये 19,000 आफ्टर 5% लॉस बेसिकली 95% है। Am I right? तो हम लोग क्या करेंगे, 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 19,000 किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100, द वैल्यू इज 20,000। ऑलराइट, तो आपके पास एनुअल डिमांड कितनी आ जाएगी, 20,000 किलोग्राम। एनी डाउट? ऑल क्लियर? नेक्स्ट वन इज, कहते हैं मिनिमम order quantity set by the supplier for purchase of T3 is, ये सप्लायर ने सेट की है कि आपने मुझे 3500 से कम का ऑर्डर नहीं देना, 3500 से ज्यादा का ही ऑर्डर देना है। और अगर आप मुझे 3500 का ऑर्डर करोगे ना, तो मैं तुम्हें एक प्रोडक्ट, एक यूनिट दूंगा, पर किलोग्राम जो रेट लगाऊंगा वो 305। लेकिन अगर आप मुझे 4000 किलोग्राम का ऑर्डर करो, एक ऑर्डर में 4000 किलोग्राम क्वांटिटी मंगवाओ, तो मैं तुम्हें 299 रुपीज का पर किलोग्राम रेट लगाऊंगा। अगर आप मुझे 5000 किलोग्राम पर ऑर्डर क्वांटिटी, तो मैं आपको पर किलोग्राम रेट लगाऊंगा 296। तो इसमें डिस्काउंट्स आ रहे हैं हमारे पास। अब हम लोगों ने ये देखना है कि भाई इन तीनों में से मैं कौन सी क्वांटिटी पर जाऊं। मुझे 3500 का ऑर्डर करना चाहिए, मुझे 4000 का ऑर्डर करना चाहिए, या मुझे 5000 का ऑर्डर करना चाहिए। अब ये चीजें डिपेंड कर रही हैं एक तो परचेज प्राइस के ऊपर। अगर मैं यहां पर सिंपली देखूं तो मेरे ख्याल से तो मुझे फिर 5000 पे चला जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। लेकिन इसको अगर मैं दूसरी साइड से देखूं, तो 5000 किलोग्राम जब इन्वेंट्री मंगवाऊंगा तो मैंने उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना है, तो स्टोरेज कॉस्ट भी तो मुझे उतनी ज्यादा पड़ेगी। हो सकता है मुझे इतना बेनिफिट ना हो रहा हो जितनी कि मुझे स्टोरेज कॉस्ट बढ़ रही हो। सपोज करें कि यहाँ पे मुझे बेनिफिट कितने का हो रहा है, 9 रुपीज का। 305 से 296 पे अगर मैं आता हूं, तो मुझे बेनिफिट कितने का हो रहा है, 9 रुपीज का। जबकि अगर मैंने थर्ड पार्टी वेयर हाउस हायर करना और वो मुझे कहे कि भाई पर किलोग्राम 10 रुपीज आपने मुझे चार्जेस देने हैं, तो क्या मैं जाऊंगा उस डिस्काउंट का अवेल करने के लिए? कभी भी नहीं जाऊंगा। तो मैंने साथ में उसकी होल्डिंग कॉस्ट को भी देखना है, मैंने उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी देखना है, और उसके साथ मैंने कंपैरिजन करना है। जब भी परचेज प्राइस में डिफरेंस आ जाए और आप लोगों ने ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखना हो, तब आप लोगों ने उसकी परचेज प्राइस, उसकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और उसकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, इन तीनों को ऐड करके जिस पर मिनिमम आपके पास रिजल्ट आए, मिनिमम कॉस्ट आए, आपने उस क्वांटिटी को एक्सेप्ट कर देना है। गॉट इट? क्लियर? अब देखें यहां पर कहता है GL maintains T3's safety stock of ₹320 किलोग्राम। अब सेफ्टी स्टॉक भी हमने 320 का रखना है साथ में। और द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ईच ऑर्डर इज 4200। अब जी डायरेक्ट बता दिया कि भाई हर ऑर्डर प्लेस करने की 4200 कॉस्ट है, पर ऑर्डर कॉस्ट ही है। लेकिन साथ में कहता है ऑफ विच 1780 pertains टू सैलरीज ऑफ स्टाफ ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट। ये मैं ऑर्डर करूं या ना करूं, मुझे ये वाली कॉस्ट बेयर करनी है। तो ये तो कांस्टेंट कॉस्ट है, ये मेरे डिसीजन मेकिंग के ऊपर किसी किस्म का असर नहीं रखते, तो इसको अकाउंट फॉर करने की जरूरत भी नहीं है। तो जब आप लोगों ने अपनी होल्डिंग कॉस्ट को लेकर आना हो, तो अपनी होल्डिंग, सॉरी ये कौन सी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट को लेकर आना हो, तो आप लोग 4200 नहीं लेंगे, उसमें से जो फिक्स्ड पोर्शन है वो निकाल दोगे। तो 4200 में से लेस कर दो 1780, तो रिमेनिंग पोर्शन ये है पर ऑर्डर मेरे पास। कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से वेरिएबल पोर्शन हम लोग देखेंगे। ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट वन इज, कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ एवरेज स्टॉक इज 260।
which includes the rent of rupees 180 for the floor space occupied by each kilogram। मतलब बाकी तो कांस्टेंट है, और ये जो है ये पर किलोग्राम के हिसाब से है। तो जितने नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होंगे उतना 180 ज्यादा बढ़ जाएगा। 180 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि 260 में से 180 माइनस करें। देखिए दोनों को, दोनों पॉइंट्स में ना ट्विस्ट लेकर आया। टोटल में ऊपर आपको कांस्टेंट वैल्यू बताई तो मैंने वेरिएबल पोर्शन लिया, नीचे टोटल में वेरिएबल पोर्शन बताया, मैं वेरिएबल पोर्शन ही लूंगा, मैं कांस्टेंट वाले पोर्शन की तरफ नहीं जाऊंगा। मैंने आपको बार बार बताया है कि कभी भी कांस्टेंट अमाउंट आपने अपनी डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनानी, सिर्फ वेरिएबल पोर्शन देखा करें। वैसे जो फैक्ट्री का रेंट वगैरह है ना, वेयर हाउस का अपना रेंट, वो वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है। क्या मतलब चाहे नंबर ऑफ यूनिट्स रखे हैं या नहीं रखे, मैंने वो रेंट हर हाल में पे करना है। लेकिन हो सकता है साथ में मैं कोई थर्ड पार्टी वेयर हाउस ले रहा हूँ या कुछ भी इस किस्म की मेरी सेटलमेंट्स हैं, तो वो मुझे ये कह रहा है कि उसमें 180 रुपीज जो हमारे पास है ना, ये वेरिएबल के तौर पर आते हैं, ये मुझे पर किलोग्राम के तौर पर पे करने पड़ते हैं, वो जो मैं स्पेस ले रहा हूँ। तो यहां पर मैंने जो होल्डिंग कॉस्ट लेकर आनी है ना, वो जस्ट 180 रुपीज लेकर आनी है, बाकी कांस्टेंट पोर्शन नहीं लेकर आना। तो ये बात हाँ नहीं, फिर तो जैसे वो ऊपर हमें बता रहे हैं ना, होल्डिंग कॉस्ट पर किलोग्राम इज 260, फिर मैंने 260 ही उठा लेना था। अगर वो मुझे वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा ना, तो फिर मैंने जाकर पर किलोग्राम, ऊपर होल्डिंग कॉस्ट भी था ऐसी जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, फिर मैं 260 ही उठा लेता। लेकिन जब उसने ये कहा ना कि ये पर किलोग्राम में फिक्स्ड पोर्शन भी शामिल है और इसमें जो वेरिएबल पोर्शन है वो 180 का है, तो मैंने वेरिएबल पोर्शन ही लेना हो। मेरा सवाल है कि अगर इसमें जो हमें कॉस्ट है वो 1 केजी के साथ और अगर वो कहता है मंथली रेंट निकला केजी वाला कोई हिसाब, हम मंथली रेंट को इग्नोर कर देता, मंथली रेंट इग्नोर कर देता। जी ओके, हो गई बात क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखें, कहते हैं वेरिएशन इन द स्टॉक हेल्थ हैज नो इफेक्ट ऑन द रिमेनिंग होल्डिंग कॉस्ट। मतलब कहता है 180 तो है पर किलोग्राम के हिसाब से, लेकिन उसके अलावा अगर आप अपने स्टॉक को इंक्रीज कर भी देते हो तो आपके उस रेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब कह रहे हैं कि रिमेनिंग पोर्शन कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रहने देना। जी चलिए अभी मैं ये कंप्लीट कर लूं। जी क्या, हाँ क्योंकि उसके अलावा और कोई बात नहीं कर रहा था ना। हाँ तो उसके अलावा और कोई बात नहीं कर रहा था, तो स्टोरेज कॉस्ट तो मुझे पड़ रही है ना। अच्छा अभी मैं इसको जरा कंप्लीट कर लूं। अच्छा ये बात जहां तक आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा जरा, अब हमने जाना है इन तीनों कैटेगरीज के ऊपर, 3500, 4000 एंड 5000। सबसे पहले हमारे पास एनुअल डिमांड कितनी आ रही है, एनुअल डिमांड कितनी आ रही है 20,000। अगर 20,000 की एनुअल डिमांड आ रही है, ये देखें ये 20,000, अब तीन कैटेगरीज हमारे पास बन जाएंगी। साथ में ऑर्डर क्वांटिटी 3500 एंड 4000 एंड 5। अब आ जाए हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये एनुअल डिमांड, ये क्वांटिटी पर ऑर्डर, ये हमारे पास आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर। 20,000 डिवाइडेड बाय 3500 इज इक्वल टू 6। ठीक है, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। ऑलराइट, अब यहाँ पर आ जाएगी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट की अगर यहाँ पर बात करें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही थी 2420। तो 2420 मल्टीप्लाइड बाय 6 14,520 and 2420 multiplied by 5 12,100 and 2420 multiplied by 4 9680। अब ये एक रेलिवेंट कॉस्ट आपके पास आ गई।
अब आपने क्या फाइंड करनी है, होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आपके पास कैसे आती है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी, एवरेज स्टॉक ऑर्डरिंग कॉस्ट का हाफ प्लस सेफ्टी स्टॉक। एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी ऑर्डरिंग जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसका हाफ प्लस सेफ्टी स्टॉक। 3500 का हाफ 1750 प्लस 350 इज इक्वल टू 2100। 4000 का हाफ 2000 प्लस 3, ये सॉरी ये 320 था सेफ्टी स्टॉक, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 3500 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 320 2070। इसी तरह 4000 का हाफ प्लस 320 2320, 5000 का हाफ प्लस 320। अब हमारे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या आ रही है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज रुपीज 180। अब 180 यहां पर देखें, 180 मल्टीप्लाइड बाय 2070 372600 जी। नेक्स्ट वन 417,600 एंड द लास्ट वन इज 5076। शाबाश, ये होल्डिंग कॉस्ट आपके पास आ गई। ये बात क्लियर है सब बच्चों को। अब आएंगे परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे आएगी, एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 305 6.1 million 6 5980 लास्ट वाली 5920 5920। अब ये परचेज कॉस्ट आपके पास आ गई। अच्छा, इसी के साथ अब आपने देखनी है इसकी टोटल एनुअल कॉस्ट। इन तीनों बॉक्सेस को ऐड करो, 6487 6487 120 120 एंड 64097 0 64097 97 जी। 6437 280 तो किसकी तरफ जाएंगे, 4000 नंबर ऑफ यूनिट पर ऑर्डर। ऑर्डर्ड यूनिट्स हमारे पास होंगे 4000 के, एक यूनिट पड़ेगा 299। यहाँ पर हमारी रेलिवेंट कॉस्ट सबसे मिनिमम है, हम इस क्वांटिटी को एक्सेप्ट करें। किसी को इशू जी जरूरत, ईओ क्यू फाइंड करके जो उसमें आ रही है हाँ, वो वहां पे ईओ क्यू कितना आ रहा है 1100। तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ो, उसने क्या, आपने ईओ क्यू फाइंड किया इसके ऊपर, वो 1100 आ रहा है। अब देखो इस बात को जरा गौर से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, सप्लायर ने मुझे कहा है कि भाई जब भी ऑर्डर देने के लिए आओ तो कम से कम 3500 नंबर ऑफ यूनिट्स को ऑर्डर देना मुझे, इससे कम पे मैंने ऑर्डर ही नहीं एक्सेप्ट कर। अब 1100 पे माना कि मेरी कॉस्ट कम होगी, लेकिन वो ऑर्डर ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा है 1100 पे। वो कहता है मिनिमम 3500 यूनिट्स का ऑर्डर करो। इस वजह से ईओ क्यू फाइंड करने की। अब मेरे पास ये तीन चॉइसेस कि इन तीनों में से मैं कौन सी चॉइस के ऊपर जाऊं, तो जिसके ऊपर रेलिवेंट कॉस्ट सबसे कम होगी और वो है 4000 नंबर ऑफ। ओके हो गई, ईओ क्यू इसीलिए नहीं फाइंड किया। और किसी का कोई क्वेश्चन, क्लियर, चल आपको ये बातें समझ, यही आंसर आ गए हमारे पास जी। क्या चीज, कौन सा, हाँ हाँ बिल्कुल, इसको ठीक कर
तो आपके एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि स्टार्ट में वो सिर्फ एक स्टोरी क्रिएट कर रहा होता है, मतलब बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन वगैरह आपको बता रहा होता है। लेकिन लाजमी बात है कभी कभी हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसी में से ही हमें काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। अब अगर आप इधर देखें तो आपसे कहते हैं QZ लिमिटेड डील्स इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस एंड सप्लाइज स्पेशल टोस्टर्स टू वेरियस आउटलेट्स इन साउथ जोन ऑफ द कंट्री। Special toaster is a popular product of QC Limited, which is distributed in large quantities throughout the year. The company's chief executive officer, Mr. Kamal, came to know the fact that company is holding excessive stock, which causes increase in monthly cost. हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि मुझे ये दोबारा से पढ़ना पड़े। फिर नेक्स्ट देखें, मिस्टर कमाल is of the opinion that application of economic order quantity model will help in reducing cost. Being a management accountant, provide Mr. Kamal regarding EOQ application. अब ये बात बिल्कुल सही है कि जब उसने कहा कि EOQ एप्लीकेशन हमारी कॉस्ट को कम कर सकती है, तो बात बिल्कुल सही है। EOQ वाकई हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है EOQ के ऊपर कम होती है, लेकिन उसमें फिर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। हमने साथ साथ उसकी वो लिमिटेशन भी देखनी होगी। कहते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टॉक्स for the month of January 2015 is given below. Assalamualaikum, sir. वालेकुम। Information regarding stocks for the month of January 2015 is given below. तो मतलब एनुअल डिमांड्स वगैरह की बात नहीं करेगा, फॉर द मंथ हमें बताने लगा है कि टोस्टर्स डिमांड फ्रॉम आउटलेट्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स इज 40,000 पर मंथ। तो एनुअल डिमांड कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड द वैल्यू इज 480,000। ये हमारे पास एनुअल डिमांड बन जाएगी। देन कहते हैं कैरिंग कॉस्ट पर लॉट। अब ये पर यूनिट नहीं है, कैरिंग कॉस्ट पर लॉट रुपीज 0.20 पर टोस्टर, और वो हमारे पास है 200। अब हमें ये नहीं पता कि एक लॉट कितने की है, अभी तक उसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमें नहीं बताई। अब ये पर यूनिट की बात नहीं कर रहा। दूसरी बात पर मंथ के हिसाब से आ रहा है। हम लोगों ने जो कैरिंग कॉस्ट देखनी होती है ना, पर यूनिट पर ईयर होती है, पर यूनिट पर ईयर। अब यहां पर यूनिट का पता चल गया 0.20। अच्छा, अब अगर ये लॉट का ना भी बताए ना, तो हमें यहां से आइडिया हो सकता है कि एक लॉट कितने की है। तो एक लॉट कितने की होगी, अगर टोटल एक लॉट की प्राइस आ रही है 200 और एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है 0.20, तो एक लॉट हमारे पास कितने की बन जाएगी। इस क्वेश्चन में तो उसने बता दिया। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि वो ये बात ना बताए, तो आपने इस तरह से डिटरमिन करनी है। ये बात क्लियर हो गई तहजीब? जी सर। ओके। क्वेश्चन में अक्सर डाटा हिडन होता है, सर इसमें सिर्फ एक सवाल है, मैं लास्ट तो क्वेश्चन तो आपने कहना है। इस तरह से ना आप लोग वो हिडन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जहां पर देखें बता दी 60, इसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको मल्टीप्लाई बाय 12 ना कर देना। ये ऑलरेडी नहीं, हम लोगों ने एक मंथ में कितने ऑर्डर किए इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, तो ये हमें एज इट इज चाहिए थी। अब अगर यहां पर देखें तो भाई 0.2 पर टोस्टर आपके पास वो इसकी कैरिंग कॉस्ट है, तो पर एनम इसकी कैरिंग कॉस्ट कितनी बनेगी, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि ये पर मंथ थी। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो देखिए एनुअल डिमांड है 480 की, कैरिंग कॉस्ट है 2.4 की, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 60 की, तो फिर इसका ईओक्यू लेवल क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 480,000 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट 2.4 स्क्वायर रूट, एंड द वैल्यू इज 4899। अच्छा, 4899 का मैंने जाकर उसको ऑर्डर करना है,
लेकिन उसने साथ में रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उसने कहा कि भाई जब भी ऑर्डर करने के लिए आओ तो आपने इन लॉट्स मुझे ऑर्डर करना है, और 1,00,000 की है तो मतलब मुझे 4899 नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं मिल सकते। तो मैंने उसको कितने का ऑर्डर करना है, अप्रोक्सीमेटली 5 लॉट्स। ऑलराइट, तो मैं उसको 5 लॉट्स को ऑर्डर किया करूंगा। किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? तो इन टोटल मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? इन टोटल मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? 8। 8 कैसे होंगे? 40,000 क्यों कर रहे हैं भाई? नंबर ऑफ क्या पूछा मैं आपको? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने? नंबर ऑफ 8 होंगे बेटा। 8 तो वो एक महीने के होंगे। 8 तो एक महीने के होंगे ना। जो हम 40 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 96 40 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 40,000 का डिमांड उठा रहे हो तो पर मंथ उठा रहे हो, जबकि पर एनम मेरे पास डिमांड कितनी आ रही है? 480,000। अगर इसको भी डिवाइडेड बाय 1000 कर दो तो कितनी लॉट्स आपकी डिमांड बन रही हैं? 480 लॉट्स बन रही हैं। और आप लोग 5 लॉट्स पर ऑर्डर मंगवा रहे हो, तो जो आपके एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स बनेंगे वो 96 बन जाएंगे। गलत। 40 डिवाइडेड बाय 5। हाँ, तो वो गलत कर दिया उसने। हाँ, ये आएगा 480, जो कि हम लोगों ने एनुअल डिमांड निकाल दी थी। तो 40,000 की जो हमारे टोटल लॉट्स बन रही हैं वो बन रही हैं 480। 480 डिवाइडेड बाय 5, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स बनेंगे 96। ऐसे ही है ना? तो इसको जरा ठीक कर लो अपने सोल्यूशन। बहुत ज्यादा बेपनाह मिस्टेक्स होती हैं, इवन के सजेस्टेड सॉल्यूशन में मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा, अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। ऑलराइट, तो आप लोगों ने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने ये बात नहीं सोची थी कि 40 डिवाइडेड बाय 5 करके इज इक्वल टू 8? तो आपको ये देखे ना कि 40 तो पर मंथ के हिसाब से था, जबकि हमने एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताने हैं तो हम लोग एनुअल डिमांड को उठाएंगे। गॉट इट? आई नो कि अब बाकी वाले सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहां तक हम ये पहुंचे। अब मैंने आपसे कहा कि इसको 40 लॉट्स ना करो, इसको कर दो 480 लॉट्स। 480 लॉट्स डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, या फिर ये था 8 ऑर्डर आगे लिख दो पर मंथ, फिर यूं कर लो। मतलब इसी के सोल्यूशन पे ही चलना है ना, तो वो जो 8 ऑर्डर्स उसने लिखा है ना उसके आगे पर मंथ कर दो। गॉट इट? फिर भी आपका सोल्यूशन ठीक हो जाएगा। राइट? उसमें ईयर्स उसने बता दिए। मतलब उसको या तो पर ईयर जहां पे लिखा है ना उसको पर मंथ कर दो, तो पूरा ऊपर सोल्यूशन ठीक हो जाता है। या फिर सबको इन ईयर्स में कन्वर्ट कर। हाँ, लेकिन हम लोग ना बेसिकली ईयर्स के मुताबिक चलते हैं। हम उसे टोटल एक साल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं हम उसको वो बताते हैं। तो यहाँ पर ही हम उसकी करेक्शन करेंगे कि 480 लॉट्स डिवाइडेड बाय 5 लॉट्स पर ऑर्डर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर 96। गॉट इट? गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट देखिए। अब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता जा रहा है। अब कहते हैं इम्पैक्ट ऑन ईओक्यू बताएं। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स and number of order, impact on EOQ and number of order if carrying cost per month is reduced to, it is reduced to 0.1। अब देखिए पहले क्या थी? 0.20, ये ऊपर उसने बता दी थी। कहते ये कैरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाए होकर आ जाएगी 0.1 पर, तो पर एनम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या बनेगी? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू, जो पहले 2.4 थी वो अब क्या बन जाएगी? 1.2। तो अब आपने इधर फार्मूले में और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको आकर 1.2 कर देना। तो ये बी का आंसर बन जाएगा, ये ए का आंसर था।
अब देखें जरा बी का आंसर क्या आ रहा है मेरे पास इधर 6 9 6 ओके 6 9 2 8 तो अप्रोक्सीमेट 7 लॉर्ड्स ये ईओ क्यू है। तो मैं उसे इम्पैक्ट ऑन ईओ क्यू तो मैं उसे बताऊंगा कि से मेरे ईओ क्यू का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग अपनी कैरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो ईओ क्यू इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स की अगर बात करें, ऊपर आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे थे 96, यहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करें तो 480 डिवाइडेड बाय 7 68 पॉइंट, तो बेसिकली 69। ओके, तो हमारे 69 टोटल ऑर्डर्स हो जाए। बात क्लियर? यही काम इसने इधर किया हुआ होगा। ये 7 लॉट्स आ गई, लेकिन उसने क्या किया 40 डिवाइडेड बाय 7 किया तो 6। ओके, तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये पर मंथ के हिसाब से आ रहे हैं। या तो इसको 6 ऑर्डर्स पर मंथ कर दो या 480 बाय 7 लॉट्स इज इक्वल टू 69। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स को डेसिमल्स में नहीं बता सकते, तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? जी नेक्स्ट देखिए आएगा। कहते हैं इम्पैक्ट ऑन ईओ क्यू एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स इफ ordering cost is reduced to 20। अच्छा, reduced by 20 और reduced to 20 में फर्क होता है। अगर ये reduced by 20 होता ना तो इससे पहले देखिए मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ रही है 60 by 20, तो मैं इसको 40 लिख देता। 20 से रिड्यूस करता तो ये 40 होता। अब वो कह रहे रिड्यूस टू 20, मतलब 60 को कम करके 20 पर लेकर आ जाओ, तो अब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बन जाएगी 20। और बाकी सारी चीजें हम लोगों ने एज इट इज रखनी है। तो यहां पर हमारे पास ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये 20 किया, ये 2.4 ही ओरिजिनल। तो अब सी पार्ट का आंसर देखिएगा, यहां पर कितना 282, तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3 लॉट्स, तो 480 डिवाइडेड बाय 3 160। ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो अभी भी हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट के रिड्यूस करने से हमारे ईओ क्यू डिक्रीज हो जाएगा। ईओ क्यू के डिक्रीज होने से नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाते हैं। बात क्लियर? बात क्लियर? सेकंड में हम क्या कहते हैं कि भाई हमारी कैरिंग कॉस्ट के रिड्यूस करने से हमारा ईओ क्यू इंक्रीज हो रहा है। ईओ क्यू के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर रिड्यूस हो रहे हैं। ये सेकंड में था। ओके हो गई बात? थर्ड वन क्लियर सब बच्चों को? फोर्थ वन impact on EOQ and number of orders if ordering cost reduced to this and carrying is declined to this। तो अब यहां पर जब हम लोग जाएंगे तो इस कैरिंग कॉस्ट को जाके करेंगे 1.2, तो आंसर आएगा 4000। ओके हो गया? किसी को एग्जांपल नंबर 10 में कोई इशू, इसमें जो एरर्स वगैरह थे आई होप कि वो उसको ठीक कर लेंगे अब आप लोग। जी, द लास्ट एग्जांपल व्हिच इज एग्जांपल नंबर 11। क्या आप लोगों ने ये सॉल्व की थी? नो? एक मरतबा ना एग्जांपल नंबर 11 को पढ़ लें, सॉल्यूशन ना देखें, सिर्फ एग्जांपल नंबर 11 को पढ़ें यहां तक। इस एग्जांपल में क्या कुछ लिखा हुआ है? अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर कहते हैं द ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक लेवल इज कैलकुलेटेड एज अंडर। मतलब हम लोगों ने ना उससे बताना है कि भाई हमें अपना सेफ स्टॉक कितना रखना चाहिए। अब
सेफ्टी स्टॉक रखा क्यों जाता है, रीजन क्या है सेफ्टी स्टॉक के रखने की? हाँ जी, स्टॉक आउट कॉस्ट ना पड़े मुझे। और स्टॉक आउट कॉस्ट ऐसा हो सकता है कि भाई अगर मेरे पास डिमांड पूरी करने के लिए इन्वेंट्री मौजूद ना हुई तो मुझ पर कोई ना कोई फाइन पड़ सकता है, तो मैंने उन चीजों को देखना है। तो उन चीजों से बचने के लिए मैं अपने पास सेफ्टी स्टॉक रखूंगा। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि हमारे कस्टमर मूव कर जाते हैं, हमारे कंपेटिटर्स की तरफ चले जाते हैं, परमानेंटली हमारे प्रॉफिट का लॉस हो जाता है। ये वो चीजें होती हैं जो कभी कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, हमारी गुडविल खराब हो जाती है। लेकिन उसके अलावा कभी हमारा एग्रीमेंट ऐसा होता है कि अगर आपने हमारे पास टाइम पे गुड्स प्रोवाइड ना की तो भाई आप पे हम लोग फाइन कर देंगे। मतलब आप लोग कोई कैटरिंग वगैरह का बिजनेस था, आपने देगे पका के देनी थी और आगे शादी वलीमा वगैरह था और उस रात आप लोग वो देगे नहीं दे सके, तो क्या अगले आके आपको माफ कर देंगे? नाजिम बात है, आप पे फाइन करके जाएंगे अच्छा खासा। लेकिन आप क्यों नहीं दे सके? आप तक रॉ मटेरियल ही नहीं पहुंचा। तो दूसरों ने तो ये बात नहीं सुननी, उन्होंने कहना है जिंदगी में पहली मरतबा शादी हो रही थी और वो भी तुमने देके नहीं पहुंचाई। तो हम लोगों ने ये चीज भी साथ में देखनी होती है कि स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ रही है या नहीं पड़ रही। फिर ये होता है कि स्टॉक आउट कॉस्ट इतनी नहीं होती जितना कि उस सेफ्टी स्टॉक को रखने की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो फिर हम लोग चले जाते हैं कि ठीक है यार, जब स्टॉक आउट होगा तब फाइन पे कर देंगे। हम होल्डिंग कॉस्ट हर मंथ या हर साल के लिए बियर नहीं कर सकते हैं, वो ज्यादा एक्सपेंस हमें पड़ रहा होता है। तो एक ऑप्टिमल लेवल कितना होना चाहिए कि हम लोग कितना अपने पास सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रखें? तो उसके लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सेफ्टी स्टॉक लेवल्स के ऊपर उसकी कॉस्ट को कंपेयर किया करेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट के साथ, और फिर देखेंगे कि हमें कौन से सेफ्टी स्टॉक लेवल तक जाना चाहिए। अब क्वेश्चन में डाटा क्या है, कहता है टू वे इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज बीन एक्सपीरियंस्ड स्टॉक आउट्स on one of its important product RD11 using the EOQ formula. The company places order of 1250 यूनिट्स। अब ये उसका EOQ है, इतने का वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। कब? whenever the stock level reduced to का रीऑर्डर लेवल है 500 यूनिट रीऑर्डर लेवल के, जैसे ही उनका स्टॉक यहां पे पहुंचता है तो वो EOQ 1250 को ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ये बात समझ आई आप लोगों को? ओके। अच्छा फिर सुने, the records of the company shows the following data relating to the usage of product or element during lead time। क्या मतलब लीड टाइम? क्या कि जब हमने ऑर्डर प्लेस किया वहां से लेकर जिस दिन इन्वेंट्री को रिसीव किया उस दिन तक टोटल लीड टाइम में हमारी यूजेज कितनी है। कहते हैं हम 1800 यूनिट्स यूज कर लेते हैं, यूनिट्स या किलोग्राम जो भी मौजूद हो, 1800 यूनिट्स यूज कर लेते हैं उस लीड टाइम में, और उसकी प्रोबेबिलिटी है 4%। हम 1800 नंबर ऑफ यूनिट्स यूज करेंगे। फिर 1600 के लिए 6% प्रोबेबिलिटी है, 1400 के लिए 10% है, 1200 के लिए 20% है, और 1000 के लिए 60% हमारे पास प्रोबेबिलिटी मौजूद है। अब क्या कहते हैं, द कंपनी सेल्स OD11 एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 500 per unit. The annual carrying cost of one unit is rupees 30. The company estimates that the cost of being out of stock is rupees 125 for each unit. अब अगर आप लोग यहां पे गौर करो तो मैक्सिमम आपका यूजेज कितना है? मैक्सिमम आपका यूजेज लीड टाइम में 1800 का है। मैक्सिमम आपका यूसेज इन लीड टाइम वो कितना है? 1800 का। जब 100 नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वेंट्री रखी हुई है और आपकी कंजप्शन हो गई लीड टाइम में 1000 की, क्या किसी किस्म का स्टॉक आउट होगा? नहीं, कोई स्टॉक आउट नहीं होना, क्योंकि आपके पास 1500 यूनिट पड़े हुए थे और आपकी कंजम्पशन हुई है 1000 की। ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा फिर अगर आप लोगों के पास 1500 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 1200 की कंजम्पशन हो गई, क्या कोई स्टॉक आउट की सिचुएशन है? नहीं है स्टॉक आउट।
1500 यूनिट पड़े हुए हैं, 1200 कंज्यूम हुए हैं, तो स्टॉक आउट तो नहीं हुआ, अभी भी सरप्लस पड़ा हुआ है 300 का। ऑलराइट, फिर 1400 पर गए तो किसी किस्म का कोई स्टॉक आउट नहीं है। लेकिन अगर 1600 पर गए तो 100 यूनिट्स का स्टॉक आउट हो जाना है, और उसकी प्रोबेबिलिटी 100 यूनिट्स के स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी 6% है हमारे पास। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर अगर हमारे पास कंजम्पशन हो जाती है 1800 यूनिट्स की, और इस 1800 यूनिट्स की कंजम्पशन के होने के जस्ट 4% चांसेस हैं, तो हमें स्टॉक आउट फेस करना पड़ेगा। हमारे पास इन्वेंटरी कितनी रखी हुई थी, तो हमारे पास जो स्टॉक आउट होना है वो कितने का हो जाना है, 300 का हमारे पास स्टॉक आउट हो जाना है। ऑलराइट, अब हमने बताना था उसे ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक, कि अपने पास सेफ्टी स्टॉक कितना रिकॉर्ड करें। तो देखो भाई, क्या मुझे 400 का सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। मैक्सिमम कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए अगर मैंने स्टॉक आउट से खुद को सेव भी करना है, मैक्सिमम 300 का रखना चाहिए। ऑलराइट, हाँ 50 तो हर हाल में है ना मेरे पास, वो तो रखा हुआ है ना मेरे पास, उसके ऊपर वाला सेफ्टी स्टॉक है। अब देखें, अगर मैं 0 सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो मेरे वो 1000 वाली कंजम्पशन पूरी हो रही है, कोई स्टॉक आउट नहीं हो रहा। मैं 1200 1400 में कर सकता हूं। स्टॉक आउट से दो सिचुएशन में आ रहा है, क्या कि मैं 100 का सेफ्टी स्टॉक रखूं या मैं 300 का सेफ्टी स्टॉक रखूं, तब जाके आएगा। ऐसे ही है, तो यहां पर ना सेफ्टी स्टॉक के लिए हम नंबर ऑफ यूनिट्स को डिसाइड कर लेंगे, और वो हमारे पास आएंगे कि भाई हम कुछ भी सेफ्टी स्टॉक अपने पास मेंटेन नहीं करते, 0 लेवल। ओके, और मैक्सिमम कितना करेंगे, 300 का। तो साथ में हम 100 और 200 को भी चेक कर लेंगे कि अगर हम इतना सेफ्टी स्टॉक अपने पास मेंटेन करें तो हम कौन सी सिचुएशन पर करेंगे। आपको फर्स्ट कॉलम समझ आ चुका होगा, किसी को कोई इशू फर्स्ट कॉलम में, क्लियर। अच्छा, जैसे ही हम फर्स्ट कॉलम में गए, अब आपने अपने स्टॉक आउट की कंडीशंस को देखना है। पहला कॉलम था कि मुझे सेफ्टी स्टॉक रखना कितना चाहिए, तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि 0 से 300 इसके दरमियान मैंने सोचना है कि मैंने सेफ्टी स्टॉक रखना है या नहीं रखना। तो उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट लेवल्स अज्यूम कर लिया, 0 100 200 एंड 300, ये हमने खुद से अज्यूम किए। और ये ऊपर वाली सिचुएशन को देखते हुए कि देखें, यहां पर किसी किस्म का कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, मैक्सिमम कितना है मेरे पास स्टॉक आउट होने के चांस 300 नंबर ऑफ यूनिट, तो मैक्सिमम इतना सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए। जी, कौन नहीं हो रहा बेटा, 1500 तो ऑटोमेटिकली पड़ा है ना, हम बात कर रहे हैं सेफ्टी स्टॉक की। 1500 रीऑर्डर लेवल, कि मैं अगर आज के दिन, बात हुई है ना, आपने वो लेक्चर नहीं सुने हुए, इस वजह से आपको इशू आ रहा है। हालांकि इन बाकी सबको वो बात क्लियर हो चुकी है ना, बात क्लियर, तो इन सबको ऐसे वो इशू नहीं आ रहा। वो रीऑर्डर लेवल है कि मेरे पास अभी 1500 यूनिट पड़े हुए थे और मैंने ऑर्डर कर दिया, अब वो 1500 तो मैं यूज करूंगा ना उस लीड टाइम में। अब अगर उनमें से 1000 यूनिट यूज हो जाए, 1200 1400, तब तक मुझे किसी सेफ्टी स्टॉक की जरूरत नहीं है, मैं खुद सेफ हूं, मेरे पास तो सरप्लस बच रहा है उसमें से। लेकिन अगर मेरे पास यूनिट पड़े हुए हैं 1500 और कंजम्पशन हो गई 1600 की, तो चांसेस हैं कि 100 यूनिट्स का मुझे स्टॉक आउट फेस करना पड़ जाएगा अगर लीड टाइम के अंदर इन्वेंट्री ना पहुंची तो। ओके, या कंजम्पशन 1800 की हो गई, तो 1500 तो है, मैं 300 का कहां से बंदोबस्त करूं, तो मेरा सेफ्टी स्टॉक भी 300 होना चाहिए अगर मैं इस कंजम्पशन लेवल पे जाता हूं तो। अब क्लियर हो गई बात। अच्छा, फिर देखो कि भाई स्टॉक आउट सिचुएशन, अगर मेरे पास किसी किस्म का कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है, अगर मेरे पास किसी किस्म का कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है, तो आप लोग देखो, मुझे यहां तक कोई यहां स्टॉक आउट की सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी। मुझे स्टॉक आउट की सिचुएशन कहां फेस करनी पड़ी, इन दोनों सिचुएशन, कि जहां पर मुझे 100 की
स्टॉक आउट की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 6%। ये आ गए 106%। और अगर 1800 की कंजम्पशन हो गई और मेरे पास सेफ्टी स्टॉक ना हुआ तो स्टॉक आउट बनेगा मेरे पास 300 का और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये दोनों आ गई सिचुएशन। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। अच्छा फिर देखो, अगर मैं 100 का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं, बात सुन लेना, अगर मैं 100 का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो देखो 1500 पहले था रीऑर्डर लेवल, 100 का सेफ्टी स्टॉक है, टोटल कितने हो गए 1600। तो यहां तक की कंजम्पशन पूरी ना हो गई। इससे पहले इन नंबर ऑफ यूनिट्स पर किसी किस्म का कोई स्टॉक आउट नहीं होना। स्टॉक आउट कब होना है, अगर कंजम्पशन 1800 यूनिट्स की हो गई। तो मेरे पास कितने हैं 1600, तो स्टॉक आउट कितने का होगा 200 और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये बात समझ आ गई जी। 1600 की समझ नहीं आई, इस 1600 की 1500 मेरे पास पहले से रखा हुआ था यहीं से रीऑर्डर लेवल प्लस 100 का सेफ्टी स्टॉक है, मतलब 1500 रुपये आपकी पॉकेट में वैसे ही मौजूद हैं, लेकिन 100 रुपये आपके बैंक अकाउंट में भी रखे हुए हैं जो आप यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो अब आपके पास टोटल कितनी अमाउंट मौजूद है 16, और 1600 का ही खर्च हो जाता है तो आपको किसी से उधार लेने की जरूरत है। यही बात मैं कर रहा हूं। तो भाई फिर आपको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1800 रुपये का खर्च हो रहा है तो आपको पता है 1500 मेरी पॉकेट में मौजूद है, 100 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में भी रखा है, 1600 मेरे पास है, अब 200 आपको उधार लेना है तो स्टॉक आउट 200 का हो गया ना। तो वही लिखा था कि 200 का स्टॉक आउट हो जाएगा और उसके चांसेस कितने हैं 4। क्लियर, क्लियर। अब अगर आप लोग अपने पास 200 का जाके सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, मैं आप ऐसे समझो बैंक अकाउंट में अब आपका 200 रुपये पड़ा हुआ है, या ऐसे समझ लें जैसे आपके जैज कैश में 200 रुपये पड़े हुए हैं जो आप लोग कभी कभी यूज करते हो, 1500 रुपये आपकी पॉकेट में है। इन टोटल आपके पास अमाउंट कितनी है 1700। तो 1600 तक की कंजम्पशन हो जाए स्टॉक आउट नहीं होने वाला, आपके पास तो सरप्लस बचेगा। हाँ, लेकिन अगर 1800 की कंजम्पशन कर ली तो फिर आपके पास तो 1700 मौजूद है, तो 100 का स्टॉक आउट हो जाएगा और उसके चांसेस नहीं। ओके। अच्छा, और अगर 300 का आपने स्टॉक आउट, वो बचने के लिए, स्टॉक आउट से बचने के लिए 300 का सेफ्टी स्टॉक रख लिया, 1500 आपकी पॉकेट में है, 300 आपके जैज कैश में मौजूद है और मैक्सिमम कंजम्पशन भी 1800 की हो जाती है, कहीं से उधार लेने की जरूरत है तो किसी किस्म का कोई स्टॉक आउट नहीं होगा। ये बातें क्लियर हो गई जी। 1700 वाला 200 का जब मैंने अपने पास सेफ्टी स्टॉक रखा है, तो सिंपल सी बात है ना, इसको ऐसे ही लेके चलो कि आपके पास 1700 रुपये मौजूद हैं। ठीक है, हाँ ये अलग बात है 1500 आपके मतलब पर्स वगैरह में इधर ही मौजूद हैं, लेकिन 200 रुपये आपके मोबाइल में ऑनलाइन पड़े हुए हैं, तो टोटल आपके पास 1700 रुपये है। 1500 रीऑर्डर लेवल, 200 का सेफ्टी स्टॉक, टोटल अब आपके पास 1700। अब आप जाओ बाजार में और बाजार में जैसे ही आप गए, आपने कोई चीज 1000 रुपए की परचेज की, किसी से उधार लोगी नहीं, क्योंकि आपके पास अपने पैसे हैं, बड़े उधार लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास 1700 है, आपने 1200 की कोई चीज परचेज की, क्या उधार लोगे कहीं से, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह 1400 पर अभी भी आपके पास सरप्लस है, 1400 की कोई चीज ले भी लो अभी भी आपके पास 300 बच जाएगा। ओके, कोई स्टॉक आउट नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई चीज 1600 रुपए की लो तो भी जरूरत नहीं है, तो भी किसी किस्म का कोई स्टॉक आउट नहीं हो रहा। ओके, स्टॉक आउट कब होगा, मतलब दूसरे से उधार कब लेना पड़ेगा, जब आपके पास 1700 है और कंजम्पशन हो जाती है 1800 की, तो आप कितना उधार लोगे
100 रुपए का उधार लोगे और वो भी कितने चांसेस हैं कि आप 1800 वाली कोई चीज पर जाके परचेज करो, तो वो 4%। अब बात क्लियर? कोई ऐसा स्टूडेंट जिनको इन 3 कॉलम्स की समझ ना आई हो? ओके, चलिए अब आगे बात बिल्कुल इजी सी है कि उसने हमें बता दिया था कि भाई आपके पास एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कैरिंग कॉस्ट कितनी है एक यूनिट की? 30 रुपीज। तो हमने यहाँ पे ना सेफ्टी स्टॉक के बारे में सिर्फ देखना है, प्री ऑर्डर लेवल तो हमने रखना ही है, हर हाल में रखना है। सेफ्टी स्टॉक की बात करेंगे तो 30 स्टॉक आउट कॉस्ट एक हमारे पास आ रही है कितनी? 125 फॉर ईच यूनिट। लेकिन जहां पर देखो तो प्रोबेबिलिटीज भी यूज हो रही हैं, प्रोबेबिलिटीज यूज हो रही हैं। तो बेसिकली वेटेज एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड किए जाते हैं। मतलब आपने 125 मल्टीप्लाइड बाय 300 या 100 नहीं करना, उसकी परसेंटेज भी साथ में लेनी है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अब आपने कैसे फाइंड करना है? नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय, अब पहले हम लोग देखने जा रहे हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। एक यूनिट की स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है? 125 मल्टीप्लाइड बाय 125, तो देखो आंसर आ जाएगा 1500। ओके, इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 125, जी 750। अब इसी तरह आपने ये फाइंड करते जाना है। और ये 0 पर 0, जब आपके पास किसी किस्म का कोई स्टॉक आउट कॉस्ट 0 हो जानी है, क्योंकि आपने सेफ्टी स्टॉक 300 का रखा हुआ है। हाँ जी, बात क्लियर? ये हमने क्या फाइंड की? स्टॉक आउट कॉस्ट। तो स्टॉक आउट कॉस्ट फाइंड करने के लिए स्टॉक आउट नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय उनकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, तो आपके पास टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट। ओके हो गई बात? ओके जी, नेक्स्ट देखो अब हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट। एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट कितनी है? 30। तो होल्डिंग कॉस्ट किसकी? सेफ्टी स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। भाई अगर सेफ्टी स्टॉक कुछ भी होल्ड नहीं किया होगा, क्या किसी किस्म की कोई होल्डिंग कॉस्ट आएगी? नहीं। आपने 100 यूनिट्स सेफ्टी स्टॉक के तौर पे रखे हुए हैं, तो 100 यूनिट्स को होल्ड करने की कॉस्ट आएगी नहीं। 100 मल्टीप्लाइड बाय 30, इसी तरह से 200 मल्टीप्लाइड बाय 30, 300 मल्टीप्लाइड बाय 30। अब इनकी टोटल कॉस्ट देख लो। अब टोटल कॉस्ट देखो, इन दोनों को ऐड करो, तो यहां से ये टोटल कॉस्ट आपके पास बन जाएगी 2250। इसी तरह ये टोटल कॉस्ट बन गई 4000, ये 6500, और ये अब कौन से लेवल पर कॉस्ट सबसे मिनिमम है? सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? 2250। सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? इस कॉस्ट पर हमारा सेफ्टी स्टॉक कितना है? तो हम किसी भी किस्म का कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखेंगे। अदरवाइज अगर हम लोग कुछ ना कुछ भी सेफ्टी स्टॉक रखते हैं ना, तो हमें होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ जाती है एज कंपेयर टू स्टॉक आउट कॉस्ट। तो हम लोग स्टॉक आउट कॉस्ट का रिस्क ले लेंगे, लेकिन हम होल्डिंग कॉस्ट की तरफ नहीं जाएंगे। तो हम लोग 1500 नंबर ऑफ यूनिट्स पर ही अपना ऑर्डर प्लेस। एनी डाउट? सब बच्चों को क्लियर हो गई है बात? और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा टाइम लगाते हैं इस चैप्टर की। जो हमारा टेस्ट हुआ था, ये टेस्ट नंबर 3 था हमारी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, लेकिन इस चैप्टर का ये पहला टेस्ट था। बहुत जबरदस्त था ये टेस्ट, बड़ा बेहतरीन सा ये क्वेश्चन हमारे पास मौजूद था। इसमें देखेंगे, कहते हैं डिटरमिन वेदर SIL शुड एक्सेप्ट आइदर ऑफ द टू डिस्काउंट ऑफर्स। अब क्या चीज हमें गिवन है इस क्वेश्चन में? कहते हैं SIL इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट नेम्ड अल्फा which requires a beta as its primary raw material. SIL presently uses the EOQ model
ये सबसे बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन थी। अभी के लिए ईओक्यू मॉडल को फॉलो कर रहे हैं वो, ऐसा ही है। मतलब जो भी उसके नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे वो उसका ईओक्यू होगा। टू प्लेस ऑर्डर्स फॉर बीटा, बिलो इज द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट बीटा। क्वांटिटी पर ऑर्डर 50,000, ये उसका ईओक्यू लेवल 50,000 नंबर ऑफ यूनिट्स पर ऑर्डर है। और वो कह रहे हैं कि प्रेजेंटली ईओक्यू को फॉलो कर रही हैं, तो बेसिकली ये ईओक्यू ही उसने डायरेक्ट आपको बता दिया। बात क्लियर? बात क्लियर? नेक्स्ट, कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास 48 की आ रही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 200,000 एंड टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट पर एनम इज 4.8 मिलियन। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? कहते हैं SIL suppliers of beta is offering a 2% discount if the quantity per order is 75,000 units and a 4% discount if the quantity order is of rupees 1,000 units। अब हम लोग कौन से नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर हैं? 50,000 पर। अब इसको हमने जाके सॉल्व करना था 50,000 नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमारा अपना लेवल है, फिर 75,000 नंबर ऑफ यूनिट्स एंड 100,000 नंबर ऑफ यूनिट्स पर। यहां पर ये है क्वांटिटी ऑर्डर, क्वांटिटी ऑर्डर। ये बात क्लियर है? अब बात करनी है एनुअल डिमांड की कि भाई हमारी एनुअल डिमांड कितनी होगी। क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन नहीं कि हमारी एनुअल डिमांड। अब अगर यहाँ पे गौर करो तो उसने आपको बताया था टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट पर एनम, और हम लोग मौजूद हैं ईओक्यू लेवल पर। 4.8 मिलियन इन टोटल हमारी कॉस्ट है, लेकिन ये टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट है और हम लोग फॉलो कर रहे हैं ईओक्यू मॉडल। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एट ईओक्यू total of ordering cost is equal to total of holding cost, एक दूसरे के इक्वल होते हैं और दोनों मिलाकर बन रही हैं 4.8 मिलियन। तो इनका हाफ कर लो, तो 2.4 मिलियन पर एनम आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है एंड 2.4 मिलियन पर एनम आप लोगों की होल्डिंग कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल। ये ईओक्यू का अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है? बेसिक इसकी प्रॉपर्टी है। ये बेटा पढ़ाया है हमने, बुक में भी है। जहां पर ईओक्यू स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर सबसे पहले बात ही वो यही कर रहे हैं। एट ईओक्यू लेवल टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ होल्डिंग कॉस्ट। अब इन टोटल आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई एक साल की? 2.4 मिलियन। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है उसे खुद बता दी। ओके, तो अगर इस ऑर्डरिंग कॉस्ट को डिवाइडेड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट कर दूं 0.2 मिलियन, तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। और देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास कितने? 12 नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और हर ऑर्डर पर मैं कितनी इन्वेंट्री मंगवा रहा हूं? तो 12 टाइम्स मैंने ये इन्वेंट्री मंगवाई होगी। तो मेरे पास मेरी एनुअल डिमांड कितनी हो गई है? ये एनुअल डिमांड। ऑलराइट, सिर्फ क्वेश्चन में यही ट्विस्ट, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या आपने अपनी वर्किंग में जाकर सबसे पहले आपने बताना था एट ईओक्यू लेवल द टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ होल्डिंग कॉस्ट। 4.8 मिलियन का आपने हाफ कर देना था। 2.4 मिलियन ऑर्डरिंग कॉस्ट, 2.4 मिलियन ही आप लोगों के पास आपकी होल्डिंग कॉस्ट बन गई थी। अब आप लोगों को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपने आपको बता दी गई थी। टोटल के साथ आप उसको जाकर डिवाइड करते, आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को जाकर मल्टीप्लाई कर देते ईओक्यू लेवल के साथ, आपके पास एनुअल डिमांड आ। यही एनुअल डिमांड आप इधर लेकर आ जाओ 600,000। यहां पर भी
600,000, इधर 600,000। इसी तरह अब यहाँ पर आप लोगों ने नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख लेने थे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12, 600 डिवाइडेड बाय 75,000 इज इक्वल टू 8, और ये 6। गॉट इट। ये अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आ रही है? 200,000। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 200,000, ये 2.4 मिलियन। is 8 multiplied by 2 1600,000, and 6 multiplied by 2 is equal to 1200,000। इसी तरह अब आप लोगों ने यहाँ पे देखनी थी होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट के लिए चाहिए हमें एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, किसी किस्म का कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है, ऐसे ही है ना। जब सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 एवरेज इन्वेंट्री होती है। तो इसके लिए एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है 25। इसके लिए एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है ये 3750। ऐसे ही है ना। और ये आ जाएगी हमारे पास 50,000। अब हम लोग आएंगे एनुअल क्या होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, ये तो 2.4 है, वो ऊपर पता चल गया था ना 50,000 के लिए। इसके लिए टोटल कितनी? 2.4, 2.4, 2400,000। इसके लिए कितनी आएगी? अब आप लोग देखो, होल्डिंग कॉस्ट आपने फाइंड करनी है पर यूनिट पर एनम। तो आप लोग ये देखो, यहां से फाइंड कर लो कि किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं। 2500 को मल्टीप्लाई करते हैं होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट के साथ, तो आंसर आ जाता 2.4 मिलियन। तो अब क्या इक्वेशन, तो अब क्या करना है? 2400,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो आपके पास यहां से पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट आ जाती इज इक्वल टू 96। ये बात क्लियर हो गई है सब बच्चों को? ये देखें, टोटल होल्डिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री यहां से आ गई मेरे पास 25,000। तो यहां से होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 96। अब 96 मल्टीप्लाइड बाय 37,500 जी। टोटल होल्डिंग कॉस्ट फाइंड करने का फार्मूला क्या है? एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो इसलिए तो एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करूंगा टोटल को, क्योंकि जब फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री करते हैं तो डिवाइड भी तो एवरेज इन्वेंट्री से करूंगा। टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। कोई एतराज? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, 37500 मल्टीप्लाइड बाय 96 3.6। इसी तरह से 90 से मल्टीप्लाइड बाय 50 4.8। अच्छा, एक ये रेलिवेंट कॉस्ट बन रही है आप लोगों के पास, दूसरी ये वाली। लेकिन अब साथ में ना आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो हम लोग परचेज कॉस्ट को भी साथ में लेकर आए। अब एक यूनिट आपको कितने का मिल रहा है? एक यूनिट कितने का मिल रहा है? क्वेश्चन में गिवन है 48 का मिल रहा है एक यूनिट। अब इसके लिए तो मेरे पास परचेज प्राइस होगी 48 ईओक्यू लेवल पर। 600,000 मल्टीप्लाइड बाय 48। हाँ जी, कुछ ऐसे ही आया। ओके। अच्छा, जब हम जाएंगे ना इधर, तो उसने कहा था 75,000 नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आप मुझे ऑर्डर करोगे तो मैं आपको तो मल्टीप्लाइड बाय 98 इज इक्वल टू 2% डिस्काउंट है तो 98% पे करूंगा ना। 98% करना जी, कितना? 0.6
0। अच्छा, इसी को, ये जो भी आया इसी को मल्टीप्लाई कर दो 600,000 के साथ, एनुअल डिमांड के साथ मल्टीप्लाई करना। 2822 ओके हो गई बात। अच्छा, फिर अगर हम 100,000 का ऑर्डर करते हैं तो 4% डिस्काउंट है, तो इस वैल्यू को 48 को मल्टीप्लाइड बाय 96%। अच्छा, 96% इज इक्वल टू 08। अच्छा, ये जो भी वैल्यू आई, मतलब अगर ये सीक्वेंस चल रहा हो तो आप एज इट इज इसको मल्टीप्लाइड बाय 600,000 कर दो। 2764 8000। अब इन तीनों बॉक्सेस को आपने ऐड करना है, इन तीनों को नहीं, जो अभी मैंने बनाए हैं कॉलम वाइज, मतलब इनको ऐड करें तो आपके पास यहां पे कॉस्ट आएगी। ये हर स्टूडेंट ना डिफरेंट डिफरेंट कॉल, लास्ट वाला कॉलम जरा ऐड करो जी। 363360 ओके। ये लास्ट वाला बता रही हूँ, 33648000। मिडिल में 33424000। अब देखो इनमें से लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो हम लोग क्या उसे कहेंगे, ऑर्डर क्वांटिटी इज 75,000 यूनिट्स। ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, और 8 मार्क्स आपके पे। अब किसी को किसी किस्म का कोई डाउट? अब बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को। चलें, चैप्टर नंबर 2 को आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज करना है, और आप लोगों का मंडे वाले दिन चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट। ऑलराइट, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।